वेलकम बैक। आपके इस चैनल पर हर रोज साइकोलॉजी और हिंदी के वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तो फ्रेंड्स उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम हिंदी में कक्षा 11वीं में बापू की कुटिया में दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस पार्ट में आने वाले कितने शब्दों का परिचय लेंगे और फिर आगे हम आगे की कहानी की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम शब्दार्थ। उद्वेलित उसका मतलब है आंदोलित करना या प्रेरणा देना। खुशनुमा उसका मतलब है सुंदर, मनमोहित। वचनामृत का मतलब होता है वचन रूपी अमृत। भावमुग्ध अर्थात भाव मोहित। अपलक मतलब पलक झपके बिना, आंखों की पलक झपके बिना। आइए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं इस बापू की कुटिया के रेखा चित्र में जो रामवक्स बैनीपुरी ने लिखा है। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती है, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा एक तकिया है। बापू जिस बिस्तरे पर बैठते हैं उनके पीछे एक काठ की तख्ती अर्थात एक पाटिया है बड़ा सा, और वो कठोर होता है, इसके लिए एक बड़ा सा तकिया भी बनाया है जिसे लगकर बापू आराम से बैठ सकते हैं। थक जाने पर बापू इसी तरह तकिए के सहारे बैठते थे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक चीज़ें थी जो आप यहाँ फोटो में देख सकेंगे। एक पत्तों का बना यह टोकरा, पत्तों का अर्थात जो पौधे के पत्ते होते हैं, पैर के पन्ने होते हैं, उस पन्नों से बना हुआ एक टोकरा जो डस्टबिन के लिए उपयोग में लिया जाता था, जिसमें भी रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी के बगल में, उसके समीप, उसके बाजू में दीवार से सटा एक पीतल का थूकदान, दीवार के पास एक पीतल का थूकदान था जिसमें बापू थूकते थे और उसे बापू स्वयं साफ किया करते थे। एक कलमदान जिसमें कलम पेन रखने की जगह या पेन रखने का स्टैंड, इसे कलमदान कहते हैं, जिसमें बापू अपनी पेन रखते थे। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, लिखने की सामग्री जिस पर बैठकर, जिस पे रख के बापू लिखा करते हैं, वो छोटा सा मेज जैसा टेबल और उसके ऊपर कागज और पेन आज भी वहीं रखा हुआ है। उसे लेखनी कहते हैं। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। इस लेखनी अर्थात गांधी जी के लेख के कारण, गांधी जी जो लिखते थे, खत लिखते थे, उस खत के कारण, उस पत्रों के कारण देश के कितने जवान गांधी जी के साथ जुड़ गए और आंदोलित हो गए, आंदोलन में भाग लेने लगे। उनको देश की आज़ादी की प्रेरणा मिली गांधी जी की लेखनी के कारण, गांधी जी के लिखने के कारण। तो ये जादू बड़ी इसलिए कहा जाता है कि उसमें कुछ जादू था जो लोग गांधी जी की ओर चले आते थे, गांधी जी की बात मानते थे। उसके बाद एक स्टैंड पर एक पेंसिल भी था। फिर यह यरवदा चक्र अर्थात सूतर काटने का चक्र, जिसे चरखा भी कहा जाता है, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। चरखा, गांधी जी ने जब चरखा बनाया और चरखे से हमारे देश में ही स्वदेशी चीज़ों को बनाने की शुरुआत की गई, तब से हमारे देश में एक नई रोशनी की किरण जाग आई
और सब लोग खुश हो गए। अब हमें अंग्रेजों से चीज़ें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने देश में कापड़ बना सकेंगे, कपड़ा बना सकेंगे। उसी तरह नाचने लगे जिस तरह गोपी की बांसुरी पर कृष्ण की बांसुरी पर गोपियाँ नाचा करती थी, खुश हो जाया करती थी। उसी तरह गांधी जी के चरखे से और चरखा अपनाने से, लोगों को चरखे की प्रेरणा देने से लोगों में खुशी का ठिकाना न था। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कटाई के कुछ फुटकर सामान में पूनी, टाटी आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल। गांधी जी अपने आप को भूल गए थे, उनका धर्म, उनका परिवार, सब कुछ भूलकर वे देश की आज़ादी में जुड़ गए थे और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, प्रयत्न किए थे। उनके पास, उनके बगल में एक ऐसी चीज थी, उसकी बात करते हैं। तो उससे सटे कटाई के कुछ फूट कर सामान में पूनी, अर्थात जो सूतर काटने का साधन होता है, चक्र, चरखा, और सूतर जिससे बनता है वो रुई, उस रुई को पूनी कहते हैं। और टाट, टाट अर्थात रुई में से बने हुए धागे, उसे तांट कहते हैं। और धागे इकट्ठा करके उसमें से कापड़ बनता है। उसी तरह ये सब सामग्री वहाँ पर पड़ी हुई थी। और एक छोटा सा 3 खानों का एक छोटा सा टेबल, जो छोटा सा कबर्ड होता है, उसमें 3 खाने थे छोटे छोटे, वे उनके पास रहता था। अब हमें गांधी जी के जीवन को समझने के लिए ये सेल्फ को भी जानना जरूरी है। उसमें क्या रखते थे गांधी जी, उसकी बात करते हैं। तो बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना जरूरी है। इस सेल्फ में क्या क्या चीज़ें हैं उसे जानना जरूरी है। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया था, बापू की सारी श्रद्धाएं, बापू की सारी मान्यताएं, बापू की सारी आस्था उस टेबल के 3 खानों में थी। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लाड़ीनर की सुक्ति को पढ़िए। और उस सेल्फ के ऊपर दीवार पर एक तख्ती लगाई थी जिसमें कुछ लिखा था, उसको हमें पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा था वहाँ पर और उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ ये होता है कि यदि अगर तुम सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे हो, तुम अपने आप में सच्चे हो, तुम अपनी बातों पे सच्चे हो, तो फिर तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम गलत हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे? और अगर तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत हो, तो भी तुम्हें गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गांधी जी हमेशा देखा करते थे और उसको पढ़ा करते थे कि सच्चे होने पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और हम अगर झूठे हो तो भी हमें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें ऐसा क्रोध करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि हम गलत है। तो उसका ये अर्थ होता है। आगे चलो। सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बाबू के लिए पेपर वेट का काम करता था, अर्थात जो कागज होते हैं, पेपर होते हैं, वे इधर उधर उड़ न जाए, इसके लिए एक पत्थर का टुकड़ा बाहर से लाया गया था और उसको उस पेपर पे रखा गया था। और वो जो पत्थर होता है उसको पेपर वेट कहते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑफिसों में मेज पर, टेबल पर जो कागज होते हैं उसको दबाने के लिए ऊपर रखा जाता है, जो गोल होता है, गोलाकार होता है, जिससे क्या होता है कि वे पेपर जो होते हैं वे इधर उधर उड़ न जाए। तो गांधी जी के लिए ऐसा कोई खरीदा हुआ अच्छा सा कोई पेपर वेट नहीं था, लेकिन वे एक पत्थर का उपयोग करते थे जिसे वे कागज़ को संभाल सकते थे
जिससे कागज बच जाए, इधर उधर गायब न हो जाए, उड़ न जाए। नीचे के दो खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में 60 गुजराती जोदरी कोश એટલે ગુજરાતી શબ્દાર્થના ડિક્શનરી जोदरी कोश જેને કહેવાય છે। तो 60 गुजराती जोदरी कोश अर्थात गुजराती शब्दों की डिक्शनरी। दूसरी थी रिंथिकिंग क्रिश्चियनिटी अर्थात क्रिश्चियन समुदाय की डिक्शनरी। तीसरा था हजरत ईसा और ईसाई धर्म की पुस्तकें। और चौथा था श्रीमद् भगवद गीता। ये सब पहले खाने में था। प्रश्न पूछा जाएगा गांधी जी के सेल्फ के पहले खाने में कौन सी चीज़ें थी, तो ये 4 पुस्तकें या 4 धर्म की, 4 धर्म नहीं लेकिन गुजराती जोदरी कोश, क्रिश्चियन धर्म की डिक्शनरी, ईसाई धर्म की डिक्शनरी और श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा गीता आदि गीताई ऐसी पुस्तकें उनके दूसरे खाने में थी। रामचरितमानस हिंदू धर्म का होता है जो पुस्तक, श्री स्वास्थ्य वृत्ति अर्थात स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं उसी तरह आयुर्वेद की ये पुस्तक है। आश्रम भजनावली जो भजन होते हैं वे भजन, और गीता जैसे पुस्तक उनके दूसरे खानों में था। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूट अर्थात शूटर, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर, जो एक ने आंख बंद कर ली है, दूसरे ने अपना मुंह बंद कर लिया है, तीसरे ने कान बंद कर लिए हैं। ऐसे 3 बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, जो गांधी जी के बंदर के नाम से आज प्रख्यात है, फेमस है। उन्होंने भी इतिहास में गांधी जी की तरह स्थान पा लिया है, जगह प्राप्त कर ली है। लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। आज गांधी जी नहीं है और उनके यहाँ आने वाले जो विदेशों से भी लोग आते थे और अपने देश में से भी लोग गांधी जी के पास जाते थे और उनसे सलाह लेते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, लेकिन आज यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए इस सूने वातावरण में वे 3 बंदर भी घबरा गए हैं। और जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए, अब वे कोई और बात सुनना नहीं चाहते, कुछ भी सुनना नहीं चाहते। लेखक को ऐसा लगता है कि एक बंदर ने मानो अपने कान बंद कर लिए हो, एक ने अपनी हथेलियों से आँखों को छुपाकर आँखों को बंद कर लिया हो, अर्थात वे अपनी आँखें छुपाकर रो रहा हो, ऐसा लगता है। और तीसरे ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए है कि अब हम और तुम क्या बोलेंगे, हम भी कुछ नहीं बोल सकते और तुम भी कुछ नहीं बोल सकते। जो बोलने वाला था, जो अंग्रेजों से लड़ने वाला था, जो सबको प्रेरणा देने वाला था, वो तो हमारे बीच से चला गया। अब हम और तुम क्या बोलेंगे। इसलिए तीसरे ने भी अपना मुंह बंद कर लिया है, ऐसा लेखक को लगता है। अब आगे जाएंगे। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। एक आरस पहाड़ का पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है प्रेम ही ईश्वर है। सबसे प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, हर एक धर्म के लोगों से प्रेम करो। फिर एक चित्रकारी की हुई दिव्या जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें थी और एक डिब्बा था, उस पेंटिंग किया हुआ, चित्र किया हुआ, और उसमें थोड़ी सी गांधी जी की कुछ चीज़ें थी। और आगे बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क, जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। 3 छोटे छोटे मेज थे, डेस्क थे, जिस पर गांधी जी लिखते थे। डेस्क के बाद खंभे से सटी चटाई, एक छोटा सा कालीन, जिस पर दीवार से लगा एक
तकिया, यही माननीय अतिथि बैठाए जाते थे और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते थे। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। तो जो विदेश से मेहमान आते हैं उनके लिए कालीन था, गालीचा जिसे बोलते हैं, और तकिया था। जो स्पेशल कोई मेहमान आते थे तब ही उसे उपयोग में लाया जाता था और वहाँ कोई खास मेहमान बैठकर गांधी जी से बात करते थे और आम लोगों को बैठने के लिए पूरे घर में चटाइयाँ बिछाई हुई थी। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत को पान करते। अर्थात देश विदेश से जो लोग आते थे वे इसी चटाइयों पर बैठते थे और गांधी जी से जो शब्द निकलते थे, वचनामृत निकलते थे, उसको वे सुनते थे। यह चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते थे। गांधी जी अपना समय बर्बाद नहीं करते थे, वे साथ में चक्र भी घुमाते थे और मेहमानों से जो विदेश से आते थे और देश में से आते थे उन सभी से वे बातें भी किया करते थे, उनकी समस्याओं को भी वे सुना करते थे। यूं काम के साथ काम को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। अर्थात हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं हम बात भी कर रहे हैं और साथ में चक्र को भी घुमा रहे हैं, अर्थात कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए हमें भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातें भी जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्र व्यवहार, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है। अर्थात आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह गांधी जी जब जिंदा थे तब जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोग बैठा करते थे। राजनेता, पत्रकार, साहित्यकार, सब बड़े बड़े लोग यहाँ बैठा करते थे। लेकिन आज दोपहर के समय मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। इस बात की कल्पना ये सोचकर भी मैं भावमुग्ध हो जाता हूँ। लेखक ऐसा कहते हैं। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह क्या लिखा था, क्या तंगा है, उसे पढ़िए। और चटाइयों के ऊपर भी दीवार पर कुछ टिंगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दार्थ पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। अर्थात यहाँ कहते हैं लेखक, ऐसा समझाना चाहते हैं कि लोग झूठ का प्रयोग करते हैं, झूठ कैसे बोल लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि झूठ सिर्फ बोला ही जाता है। आप अगर सच्चाई जानते हो और उसे किसी के सामने प्रकट न करो, किसी को बचाने के लिए सच न बोलो और आप खामोश रहो, तब भी आप झूठ बोल रहे हो ऐसा साबित होता है। क्योंकि आप सच्चाई जानते हो फिर भी आप सच नहीं बोलते और चुपचाप खड़े रहते हो, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए हमें सच्चाई को सामने लाना चाहिए। आगे बापू कहते हैं कि बापू की इस कुटिया के 3 भाग, लेखक कहते हैं बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। ये झोपड़ी, ये कुटिया 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 कमरे हैं। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है। जहां मैं बैठा हूं उसके बाजू में ही
एक कोठरी, एक रूम है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ है। एक चौकी थी, एक ऊंचा स्थान था और उस पर गांधी जी के सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता था। आज वो बिस्तर सिमट गया है, सिमटा हुआ है, उसे उठाया गया है और वहां पर रखा गया है। इस कोठरी में, इस रूम में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। बापू की सेवा करने के लिए एक लड़की उनके साथ रहती थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, जो बापू की हमेशा सेवा करती थी। अंतिम समय में भी वे बापू के साथ रही। यह तीसरा भाग जो था उसमें स्नानागार है और वहाँ की सफाई गांधी जी अपने हाथों से करते थे। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते थे। अर्थात जो नहाने की जगह है उसको बापू अपने हाथों से ही साफ रखते थे। उसकी सफाई के लिए एक लकड़े का ब्रश था, फिनाइल की शीशी थी और कमोड के कमरे में जो स्नानागार होता है उसके पास पानी की बाल्टियाँ, मिट्टी के घड़े और हंडे भी रखे थे जिनमें पानी रहता था। इस जो कमरा था उसके दो भाग थे। एक भाग में शौचालय और नहाने की जगह अर्थात टॉयलेट बाथरूम, और दूसरे भाग में गांधी जी के शरीर पर मालिश करने के लिए कुछ सामान था और लकड़ी का बना हुआ पलंग जैसा था जिन पर गांधी जी को तेल मालिश किया जाता था। पूरे बदन पर, शरीर पर तेल मालिश हुआ करता था। और कुछ तख्ते अर्थात जो पाटिया होता है उस पर लेटकर गांधी जी के शरीर पर तेल मालिश किया जाता था। ऐसे दो भाग वहाँ पर है। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को आप पलक झपके बिना अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। कौन? लेखक देख रहे हैं और साथ में वे लिख भी रहे हैं। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, बांस के लकड़ी में से बनाई हुई यह झोपड़ी, यह कुटिया, ऊपर खपरेल और नारियल जो होता है उससे उसकी छत बनाई गई है। खपरेल से, नारियल के छिलकों से उसकी छत बनाई गई है। दीवारें बांस की फट्टियों की है अर्थात बांस की लकड़ी होती है उससे दीवारें बनाई गई है जिन पर खजूर की चटाइयाँ लगाई गई है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। जो खजूर में से बनाई हुई चटाइयाँ है वो लकड़ी के सहारे खड़ी करके उस पर मिट्टी का लेप किया गया है, मिट्टी से लिपा गया है। उसी तरह बापू की झोंपड़ी बनाई गई है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं है, ये कृत्रिम ही है, उसमें चूना या रंग नहीं लगाया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है। इस झोंपड़ी में बहुत सारे दरवाजे हैं और बहुत सारी खिड़कियाँ भी है। हवा और रोशनी की भी कमी नहीं है। हवा उजास के लिए इस झोंपड़ी में बारी खिड़कियाँ भी है और अलग अलग दरवाजे भी है जिससे हवा और रोशनी हमेशा बापू की झोंपड़ी में आती रहती है। तो आज हमने बापू की कुटिया में जो राम बुक्स बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र पढ़ा, इससे हम गांधी जी को अपने पास महसूस कर रहे हैं और गांधी जी के बारे में आज ये जानने का मौका मिला और आपने भी जाना, मैंने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आभार, धन्यवाद।